हम आपको सीधे लिए चलते हैं। इस समय राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सचिन जी, जो ऐलान किया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से आर्थिक पैकेज पर मैं बाद में आऊंगी, पहले इस बात पर कि प्रधानमंत्री ने कहा कि जो चौथे चरण का लॉकडाउन होगा उससे पहले मैं 15 तारीख का इंतजार करना चाहता हूं, जब राज्यों की तरफ से पूरी तरीके उनका फीडबैक आ जाए। ये एक स्वागत योग्य कदम आपको लग रहा है कि राज्यों को यह आजादी हो कि लॉकडाउन के साथ कैसे आगे बढ़ें, वो राज्य निर्धारित करें, या आपको लग रहा है कि केंद्र अपनी जिम्मेदारी को आप पर छोड़ रही है? अब से पहले जब भी लॉकडाउन अनाउंस किया था तो केंद्र सरकार ने किया, प्रधानमंत्री जी ने किया, और हमेशा समय सीमा बांध कर किया। पहली बार ये लॉकडाउन, अब ये स्पष्ट हो चुका है कि लॉकडाउन 4 होगा। कितने दिन का होगा और किस प्रकार का होगा इसका उन्होंने उल्लेख अभी नहीं किया और कहा कि कुछ दिनों बाद बताएंगे। मैं चाहता भी हूं और मैं समझता हूं ये सही भी है कि भविष्य में जो भी गतिविधियां हमको अलाउ करनी है या इकोनॉमिक रिवाइवल की बात करनी है, अलग अलग राज्यों की अलग अलग परिस्थितियां हैं, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी भारत सरकार को देनी चाहिए राज्यों को। और राज्य के अंदर भी अलग अलग जिलों में अलग अलग परिस्थितियां हैं, इसलिए पूरे देश भर में एक तरह का लॉकडाउन हो संभव नहीं है और इम्प्रैक्टिकल है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि जो रेड जोन्स हैं, जो कंटेनमेंट जोन्स हैं, वहां पर बिल्कुल मूवमेंट हमें अलाउ नहीं करना, क्योंकि हम ओवर कॉन्फिडेंस में या ये संतोष लेकर बैठ जाएं कि बहुत ज्यादा संक्रमण नहीं फैला। मत भूलिए कि कल भी और आज भी हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस आए हैं। तो जब 500 केस पॉजिटिव थे तब पूरे देश में लॉकडाउन हुआ था, और अब 70,000 पहुंच रहे हैं, हम लॉकडाउन खोलने की सोच रहे हैं, तो संक्रमण का खतरा गया नहीं है, लेकिन हमें बड़ा सावधानी से अपने अगले कदम का चुनाव करना है। 20 लाख करोड़ के पैकेज का अगर ऐलान किया गया है, जिसकी डिटेल्स हमें कुछ दिनों में पता चलेंगे वित्त मंत्रालय की तरफ से, ये आपको सही लग रहा है? सचिन जी, मैं आपके पास आती हूँ। इस समय जरा नितिन गडकरी कह रहे हैं, वो सुन और लेते एक हैं। आत्मनिर्भर हिंदुस्तान हो, और हमारे हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेस है, इसके साथ साथ हमारे देश में रॉ मटेरियल अवेलेबल है, और हम ग्लोबल इकोनॉमी में एक सुपर इकोनॉमिक पावर बना सकते हैं। ये प्रधानमंत्री जी का सपना है, और इसलिए इस संकट को ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मानकर हम आत्मविश्वास के साथ पॉजिटिव खड़े रहे और देश को आगे लेकर जाए, ये संदेश कृति से प्रधानमंत्री जी ने दिया है। मैं विशेष रूप से लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और जो ग्रामोद्योग है, उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने ये जो सपोर्ट दिया है, ये इंडस्ट्री कभी भूल नहीं सकती। इसमें काम करने वाले 11 करोड़ से ज़्यादा मजदूर है, लोग हैं, उनको भी राहत मिली है। ये उद्योग टिकेंगे भी और आगे अच्छा काम करेंगे, और देश की इकोनॉमी में 29% कंट्रीब्यूशन लघु उद्योगों का है, एमएसएमई का है, ये और बढ़ेगा। और मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से हमारा देश शक्तिशाली होगा, सुपर इकोनॉमिक पावर बनेगा, और इस संकट से उभर कर हम बाहर आएंगे और एक बहुत अच्छा ऐतिहासिक प्रगति और विकास की ओर जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। इस पैकेज को देने में प्रधानमंत्री जी ने 10% ऑफ द जीडीपी ये पैकेज दिया है। मैं हृदय से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं, और उन्होंने किया हुआ ये काम हिंदुस्तान की जनता इस संकट के समय अनेक सालों तक कभी भूल नहीं सकेगी, ये मेरा विश्वास है। फिर से एक बार प्रधानमंत्री जी को खूब धन्यवाद और उनका अभिनंदन। नमस्कार। तो नितिन गडकरी अपनी तरफ से आश्वस्त लग रहे हैं कि ये जो मदद की राशि आएगी, ये जो आर्थिक पैकेज आएगा, उसके साथ ही ये सारी समस्याओं का निपटारा हो सकता है। लेकिन राज्यों ने अपनी अपनी तरफ से अपनी अपनी मांगे भी रखी हैं सचिन जी, और उसमें अगर हम इस रकम को देखें, आपको लग रहा है कि 20 लाख करोड़ की बात अगर होती है, या फिर 10% लगभग जीडीपी का प्रधानमंत्री कहते हैं, तो ये सबकी समस्याओं का निवारण कर देगा? बहुत जल्दबाजी है कहना, अभी देखना पड़ेगा ये राइट ऑफ है, इन्वेस्टमेंट है, या जो रिजर्व बैंक अनाउंस कर चुका है उसका समावेश कर है, अलग अलग राज्यों को मिलेगा नहीं मिलेगा। कुछ भी मदद आर्थिक मिलेगी, मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है, लेकिन बहुत जल्दबाजी है बोलना कि इस पैसे का कैसे इस्तेमाल होगा। मेरी दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इस चुनौतीपूर्ण समय में क्या केंद्र सरकार में वो संकल्प शक्ति है कि वो महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स को अंडरटेक कर सके। जो जरूरत है हमें आज, अगर हमें रीइन्वेंट किसी चीज को करना है, पुनर्स्थापित किसी चीज को करना है, तो ये सही मौका है कि बोल्ड स्टेप लेकर हम वो काम करें जो 91 में इकोनॉमिक क्राइसिस में मनमोहन सिंह जी और नरसिम्हा राव जी ने किया था। लेकिन ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी सिर्फ एक मोटी घोषणा हुई है, उसकी डिटेल्स अभी आए नहीं है। स्टेट स्पेसिफिक फंडिंग की मांग शुरू से हम लोग करते आए हैं, अलग अलग राज्यों को आर्थिक मदद देनी पड़ेगी,
कोरोना से जो हम संघर्ष कर रहे हैं वो दिल्ली में नहीं हो रहा, अनेक शहरों में हो रहा है, ब्लॉक्स में, जिलों में हो रहा है। जब तक वहाँ संसाधन नहीं पहुंचेंगे, डॉक्टर्स की, मेडिकल किट्स की हम जो पूर्ति नहीं कर पाएंगे, तब तक हम इस पर कंटेन नहीं कर पाएंगे। और मैं मानता हूं कि हमें कोरोना का जो संक्रमण फैल रहा है, इससे अपना ध्यान हटाना नहीं है। हम इकोनॉमिक रिवाइवल की तरफ ज़्यादा ध्यान दें और ये संक्रमण फैल गया, अगर गाँव तक पहुँच गया, अभी तो शहरों तक सीमित है, जिस दिन ये गाँव में पहुँच गया, तब बहुत बड़ा एक खतरा हमारे सामने आ जाएगा। इसलिए हमें दोनों काम करने हैं, संतुलित करने हैं। अभी डिटेल्स आएँगी तो पता पड़ेगा कि एक्चुअली गाँव को, गरीब को, राज्यों को कितना हिस्सा इस पैसे, इस धनराशि में से मिलेगा। आपके हिसाब से सेक्टर स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए बल्कि स्टेट स्पेसिफिक होना चाहिए, और सेक्टर्स में किस तरह से बंटे वो राज्य ऐलान करें या फिर केंद्र इसको तय करे कि किन सेक्टर्स को जाना है? मुझे लगता है इसमें ईदर और नहीं है, इसमें दोनों को करना पड़ेगा। लेकिन बेहतर ये होगा क्योंकि जो आमदनी है राज्य सरकारों की लगभग समाप्त हो चुकी है। वैट की आमदनी नहीं आ रही है, जीएसटी बिल्कुल बंद हो गया, एक्साइज के सेल्स नहीं हो रहे हैं, तो राज्य सरकारों को अपना काम चलाने के लिए उस मदद की जरूरत पड़ेगी। जैसा मैंने कहा, अभी मालूम नहीं है कि इसमें से कितना पोर्शन स्टेट गवर्नमेंट्स को जाएगा, और अगर कुछ अनाउंस भी होता है तो मैं ऐसा मानता हूं कि सबसे गरीब तबका जो है, सबसे असहाय जो है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उन व्यक्तियों को, उन परिवारों को पहले मदद करनी चाहिए। और साथ ही जो बात बोली प्रधानमंत्री जी ने, अच्छी बात है, आत्मनिर्भर बनना चाहिए, लेकिन पहले जिनको 2 जून की रोटी नसीब नहीं हो रही, जिनके सर पे छत नहीं है, जिनके पास खाने को पैसा नहीं है, पहले हम उनकी मदद करें, उनको संबल दें, उसके बाद हम बाकी बातें कर सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि सिर्फ आर्थिक पैकेज पर ध्यान फोकस नहीं आज करना चाहिए। लॉकडाउन के अंदर क्या परिस्थिति पैदा होगी, हम इस कोविड-19 को कंटेन करने के लिए अगले 2, 3, 6 महीने तक क्या रोड मैप तैयार कर रहे हैं, लोगों को हम लोग और जागरूक कर कैसे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, क्योंकि हम ओवर कॉन्फिडेंस में अगर लापरवाह हो गए तो संक्रमण बहुत तेजी से कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ फैल सकता है। क्योंकि कोई राज्य ऐसा नहीं है, और राजस्थान भी उसमें शामिल है, जहां पर सड़कों पर हम मजदूरों को न देख रहे हों। तो अगर उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचना है, वो अभी भी सड़क पर हैं, ऐसे में यात्री ट्रेन जो शुरू हो गई हैं उसे लेकर भी कुछ कुछ आपत्ति हो रही है। ये एक बहुत अजीब सी पसुपेश है कि इसमें कहां पर कोरोना और कितना राहत किस तरीके से लोगों को घरों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि हर राज्य अलग सोच रहा है अभी इस पूरे मुद्दे को लेकर। ये आपकी बात सही है कि अलग-अलग राज्यों ने, जैसे राजस्थान के बहुत से लोग हैं जो वापस आना चाहते हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल, असम और बिहार ने वहाँ परमिशन नहीं दी उन लोगों को। इसलिए केंद्र सरकार को सबको साथ बिठाकर एक नेशनल पॉलिसी बनानी चाहिए, और अगर कोई व्यक्ति अपने गाँव जाना चाहता है, उसको उतना ही अधिकार है जितना किसी उद्योगपति को है या किसी छात्र को है। इस देश में हम सब बराबर के नागरिक हैं, लेकिन उसकी टेस्टिंग हो, स्क्रीनिंग हो और वो सेफली अपने गांव और शहर तक पहुंचे, ये जिम्मेदारी हम सब लोगों की मिलकर है। श्रमिकों का, मेहनतकश लोगों का, जिन्होंने देश का निर्माण किया है, उन लोगों की अगर हम रक्षा और सुरक्षा की बात नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ बहुत गलत होगा। दोनों काम करने पड़ेंगे, इकोनॉमिक रिवाइवल करना पड़ेगा, गरीबों की मदद करनी पड़ेगी, और स्टेट्स को इतना संपन्न बनाना पड़ेगा ताकि वो अपना कई महीनों का खर्चा चला सकें। राज्य सरकारों की आमदनी की मदद करने के लिए केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन पायलट, उप मुख्यमंत्री राजस्थान के, हमसे बातचीत कर रहे हैं। और उनका ये मानना है कि एक बार स्पष्टीकरण हो जाए इस बात का कि ये जो राहत पैकेज की बात की जा रही है वो किसको कितना हिस्सा उसका मिल रहा है, उसके बाद एक बेहतर परिस्थिति में सब रहेंगे ये जानने के लिए कि आगे का रास्ता क्या होगा।